स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और फाइनली आज हम लोग मिले हैं साउंड के लेक्चर नंबर 2 के लिए। साउंड के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा था कि जो साउंड है उस जाते जाते उसकी जो स्पीड है वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है। यानी एक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था और वो था कि वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करती है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, हमने एक तो पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, वो था मीडियम, जिसमें हम लोगों ने, अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं, ऑल्दो आपको सबको पता ही होगा कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा तेज चलती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और एज कंपेयर टू गैस। और हमने यहाँ पे एक डेटा के हिसाब से बात भी की थी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, मान लो हम लोग बात करें, ये थोड़ा सा जूम इन जूम आउट हो रखा है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये दिस इज ओके आई गेस। और ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ अब ठीक है, थोड़ा वो दिखना चाहिए यार, ऊपर से गोला गुलू, ठीक है यार। हाँ, तो सॉलिड्स में अगर आपको याद हो तो आयरन में 5000 से भी ज्यादा मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, पानी में याद करें तो 1500 के आसपास थी, और गैस यानी हवा में 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास थी, विच इज बहुत बड़ा डिफरेंस। मतलब कहाँ 5000 और कहाँ पे 300, तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन आज हमें बाकी फैक्टर्स पे काम करना है, जैसे कि हमारा अगला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। आपके हिसाब से अगर आप गेस करो तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता होगा, आपके हिसाब से टेम्परेचर पे चीजें कैसे डिपेंड करती होंगी। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक, मतलब हम एक कंटेनर में बात कर रहे हैं और कंटेनर में हवा है, ठीक है ना। अब अगर कंटेनर में हवा है और उस हवा का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मान लो मेरे पास एक चलो ऐसा करते हैं, इसको वेदर के रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक है। मान लो आप दिल्ली में हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली के रिस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। मान लो मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में अभी टेम्परेचर चल रहा है मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑल्दो रात को 10 के आसपास, 8 के आसपास पहुंच गया था, कल बहुत ठंड थी दिल्ली में, लेकिन मान लो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपके हिसाब से साउंड तेज चलेगी या धीरे चलेगी गर्मियों में? कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज लिखो कि टेम्परेचर के बढ़ने पे आपके हिसाब से जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी साउंड की या कम हो जाएगी। तो क्या क्या आपके क्या व्यूज हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, जल्दी बात करो। ठीक है, आई होप आपने लिख भी दिया होगा, क्योंकि 2 वर्ड ही लिखने हैं बस। तो आंसर है टेम्परेचर के बढ़ने पे जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्या ऐसा कह सकते हैं, हेंस इन अ हॉटर डे साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन एयर या कोई भी और मीडियम। मतलब अब आपको यहां पे फर्क पता नहीं चलेगा यार। देखो 340 मीटर पर सेकेंड और 350 मीटर पर सेकेंड और 360 मीटर पर सेकेंड और 400 मीटर पर सेकेंड में आप छोटे छोटे डिस्टेंस में फर्क भी नहीं पता लगा पाओगे। आपको पता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ गया तो इतने छोटे डिस्टेंस पे एज सच कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा। तो इन अ हॉटर डे, अगर कहीं पे गर्मी है तो साउंड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट चलेगी एज कंपेयर टू इन अ कोल्डर डे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ती है। इंटेंसिटी, लाउडनेस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद तीसरे फैक्टर के बारे में अगर बात करें, विच इज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी के बारे में बात की जाए तो ह्यूमिडिटी का मतलब आपको सबको आई होप पता हो कि वाटर वेपर्स कितने हैं एक एनवायरमेंट में। अब आपके हिसाब से अगर मैं एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स क्रिएट करता हूं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी या कम होगी? तो आंसर है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी आएगी, वाटर वेपर्स आएंगे, तो जो खाली जगह है हवा के अंदर उसमें पानी के पार्टिकल्स एंटर कर जाएंगे, और अगर उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स एंटर कर गए तो फिर ऑटोमेटिकली जो जो पार्टिकल्स हैं वो और पास आ जाएंगे। अभी लास्ट लेक्चर याद करेंगे, साउंड ट्रेवल करते हैं कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन करके। और अगर पानी के पार्टिकल्स या वाटर वेपर के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ज्यादा फास्ट बनेंगे।
यही रीजन था कि सॉलिड्स में साउंड की स्पीड तेज थी, बिकॉज पार्टिकल पास थे। और इसी का रिवर्स रीजन आप समझ सकते हैं यहाँ पे है कि ह्यूमिडिटी पार्टिकल्स में, जब ह्यूमिडिटी आ गई हवा के पार्टिकल में, तो पार्टिकल पास आ गए और साउंड की स्पीड जो है वो बढ़ गई। तो अगर हम ऐसे बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी इन एयर के। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी इन एयर के। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होगी। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, कि आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि विंटर्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है या रेनी सीजन में, तो आप कहोगे रेनी सीजन में, है ना। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हो जाती है, और अगर ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में काफी ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। और ये रीजन है कि रेनी सीजन में साउंड तेज चलती है एज कम्पेयर टू विंटर, बिकॉज विंटर में एयर बहुत ड्राई हो जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। अब अगेन आपको ये फर्क पता भी नहीं चलेगा, बल्कि आप कहोगे बारिश में तो साउंड धीरे चलेगी क्योंकि वो बारिश की आवाज हो रही होती है। यार वो सब अलग बात, देखो लाउडनेस और स्पीड में बहुत फर्क है, और ये फर्क ऐसा है कि पता भी नहीं चलेगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब आप खड़े होते हो और जब आप एक बेड पे लेटे होते हो, तो जब आप बेड पे लेटे होते हो तो आपकी हाइट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब आप खड़े होते हो। और ये एक फैक्ट है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे जो पैर है वो दब जाते हैं, हमारे जो हड्डियां हैं उनके बीच में गैप जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे वजन उसको दबाता है। और जब लेटे होते हैं तो वो लिगामेंट्स टेंडेंस एक्सपैंड हो जाते हैं और उनको आराम मिलता है और हमारी हाइट बढ़ जाती है। बट ये फर्क इतना नहीं है कि नोटिस किया जा सके। अब आप खड़े हुए हो और आप मान लो 5 फीट के हो, लेटते ही आप 6 फीट के हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मतलब वो मिलीमीटर्स में भी फर्क नहीं है, मिलीमीटर्स में भी नहीं है, मतलब उससे भी छोटा है, मतलब 0.1 मिलीमीटर हो गया या उससे भी छोटा। तो वो फर्क नोटिसेबल नहीं है ना, मतलब अब वो फर्क नोटिसेबल नहीं है तो आपको पता नहीं चलता। ऐसे ही यहाँ पे फर्क तो पड़ रहा है बट वो नोटिसेबल फर्क नहीं है, आप ये भी बात समझिएगा, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी से बढ़ती है, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी स्पीड ऑफ साउंड उतनी ज्यादा होगी। तो 3 फैक्टर्स हैं जिन पे साउंड की स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है, मीडियम, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे, ठीक है जी। फिलहाल अगर आगे बात करें तो हमारे पास अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स ऑफ वेव की, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वेव का डायग्राम बना देता हूं कि एक वेव, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे कोई भी वेव हो, उसके बारे में अगर हम बात करें, ये यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है, एक वेव को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जब भी वेव बोलता हूं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है, बोलो, मैं जब भी वेव बोलता हूं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है। अब इस वेव में कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है। सबसे पहली जो चीज है वो है वेव लेंथ। क्या है? वेव लेंथ। कुछ टर्म्स आएंगी, उनको हमें पढ़ना होगा बच्चों, उन टर्म्स को पढ़ के हमें समझना होगा कि चीजें क्या हैं। जैसे कि मैं बात करूं वेव लेंथ की, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए आगे के लेक्चर को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अगर बात करें व्हाट इज वेवलेंथ, तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। आई होप आपको पता हो। इसे क्रस्ट कहते हैं, इसको भी क्रस्ट कहते हैं, इसको भी क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रो या ट्रफ जो भी है वो कह देते हैं। तो वेवलेंथ को डिफाइन 9th क्लास में अगर करना हो तो ऐसे करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crusts और ट्रो, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रो के बीच का डिस्टेंस, इसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है विच इज लैम्बडा, विच इज LAMBDA, लैम्बडा, बट इसको हम लैम्बडा ऐसे बोल देते हैं। तो लैम्बडा से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दो लगातार आने वाले क्रस्ट्स या फिर दो लगातार आने वाले ट्रो, दो लगातार आने वाले क्रस्ट्स और दो लगातार आने वाले ट्रो, इसे इनके बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर हम इसको वेव से देखें तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस हमारे पास है इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। आप यहां से भी कह सकते हो, और यहां से लेके यहां तक के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। बट अगर मैं बहुत इजी भाषा में बात करूं तो वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ का अल्टीमेटली मतलब है एक वेव की लंबाई। अब अगर आप एक वेव की लंबाई ही नापना चाहते हो तो आपको मैं 11th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए बताऊं तो एक वेव की शुरुआत यहां से हुई, जैसे कि, ठीक है ना। अब वो वेव यहां से जाके यहां खत्म हो गई,
तो ये भी तो वेवलेंथ है, ये भी तो वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का एक्चुअली मतलब सिर्फ और सिर्फ है एक वेव की लेंथ। अब वो आप चाहे क्रस्ट से निकालो, चाहे ट्रो से निकालो, चाहे अब यहां से यहां निकालो, एक वेव की लंबाई को हम वेवलेंथ बोल देते हैं। अब उससे आप कहीं से भी निकाल लो, उससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। एंड अगर ये लेंथ है तो ऑब्वियस बात है इसकी SI यूनिट मीटर होगी। अब अगर बात करें एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। एक पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक वेव है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब इस वेव में ये वाला पार्टिकल यहां तक गया, ये वाला पार्टिकल यहां तक गया, ये वाला पार्टिकल, लेकिन ये जो पार्टिकल है आप देख सकते हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर गया, और ऐसे ही ये वाला जो पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा नीचे गया। तो कोई भी वेव का पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट करता है अपनी मीन पोजीशन से, इसको जीरो डिस्टर्बेंस लाइन भी कहते हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने उसके अंदर आपको एक स्प्रिंग से एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। उसमें जो पार्टिकल ऐसे सबसे ऊपर जा रहा था, सबसे नीचे जा रहा था, ऊपर, तो वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है या मैक्सिमम कितना नीचे आ रहा है, इसे हम लोग कह देते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब एम्पलीट्यूड, वैसे एम्पलीट्यूड नहीं बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, बट वो एम्पलीट्यूड हो जाता है। ओह माय गॉड, सुनने में कितना मतलब एम्पलीट्यूड। कई लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ये अलग अलग तो इंग्लिश के खेल हैं यार, है ना। ये रुबेना मैम से पूछना आपकी क्या है। चलो ऐसा करना, अगली क्लास में ना रुबेना मैम के आप लोग स्पैम कर देना कि मैम एम्पलीट्यूड की जो है वो प्रोनाउंसिएशन क्या, मैम आपको बताएंगी कि एम्पलीट्यूड होता है या एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है जी। बट अभी हम लोग साइंस पे ध्यान देते हैं। तो एक वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम जीरो डिस्टर्बेंस लाइन, इसे हम लोग कह देते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। अब ऑब्वियस बात है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी भी SI यूनिट मीटर होती है। फिर आता है हमारे पास टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है भाई, पहली बात तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या ये, एक वेव को पूरा होने में कितना समय लगता है, एक वेव को पूरा होने में कितना समय लगता है, यानी कि टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल मतलब एक वेव को पूरा होने में कितना समय लगता है। मान लो एक वेव पूरी हो रही है, तो टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, इसे हम लोग कह देते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक वेव को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, ठीक है ना। अब मान लो एक वेव यहां से शुरू हुई और यहां चली गई, तो ये इसमें मान लो 1 सेकेंड लगा, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। मान लो एक वेव यहां से यहां गई, उसको लगा 2 सेकेंड, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। मान लो एक वेव यहां से यहां गई, उसको 0.1 सेकेंड लगा, वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। चलो ऐसा खेलते हैं, मान लो ये यहां से यहां गई 2 वेव। अब इन 2 वेव्स को पूरा होने में मान लो 5 सेकेंड लगे, इन 2 वेव्स को पूरा होने में मान लो 5 सेकेंड लगे। तो 2 वेव्स अगर 5 सेकेंड में पूरी हो रही है, तो एक वेव कितने सेकंड में पूरी हो रही है, 2.5 सेकंड में, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। चलो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर 500 वेव्स, जल्दी जल्दी बताना, अगर 500 वेव्स पूरी हो रही हैं मान लो 25 सेकेंड्स में, अगर 500 वेव 25 सेकेंड में पूरी हो रही हैं, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, जल्दी बताओ। 500 वेव 25 सेकेंड में पूरी हो रही है तो क्या टाइम हुआ, बताओ जी। अगर 500 वेव पूरी हो रही हैं 1 सेकेंड में, ओ सॉरी 25 सेकेंड में, तो कितना हमारे पास टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, कर लिया, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया। अब 500 वेव्स अगर 25 सेकेंड में पूरी होती है, तो एक वेव को पूरा होने में कितना समय लगता है। तो 500 वेव्स पूरी हो रही हैं 25 सेकेंड्स के अंदर,
तो 25 को अगर हम 500 से डिवाइड कर दें तो 0.25 अपॉन में 5 विच इज 0.05, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 0.05 सेकेंड। समझ गए, टाइम पीरियड कितना हो गया 0.05 सेकेंड। तो टाइम पीरियड का मतलब है एक वेव को पूरा होने में कितना समय लग रहा है। ओके, अब अगर मैं इसको इस हिसाब से बात करूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज उल्टा ऑफ बेसिकली टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज उल्टा ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स पूरी हुई। टाइम पीरियड क्या था, एक वेव को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितनी वेव जो है वो कंप्लीट हो रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव पूरी हो रही है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। टाइम पीरियड क्या था, एक वेव को पूरा होने में कितना समय लग रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स पूरी हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ बी यूज कर देते हैं, और इसको यूज हम लोग न्यू से भी करते हैं। एक तो हम इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक हम इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एफ और न्यू दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, एफ और न्यू दोनों से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। अब अगर हम लोग ऐसे बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में कितनी वेव पूरी हो रही है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम। यार एक सेकंड में कितनी वेव पूरी हो रही है, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम। इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात करेंगे अभी हम, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने आपको बोला कि यार एक सेकंड में 50 वेव्स पूरी हो रही हैं, तो फ्रीक्वेंसी 50 हो गई ना, 50 अपॉन में 1 सेकंड। मान लो 5 सेकंड में 500 वेव पूरी हो रही है, 5 सेकंड में 500 वेव पूरी हो रही है, तो एक सेकंड में तो 100 ही वेव पूरी हुई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके हिसाब से ही वेरी करेगी कि कितनी वेव जो है वो पूरी हो रही हैं इन 1 सेकेंड। समझ गए, तो नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। अब सोचो अगर एक वेव की मैं बात करूं तो यहां से फ्रीक्वेंसी का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मान लो मैं एक ही वेव की बात कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे, अगर नंबर ऑफ वेव एक ही है तो जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कह देते हैं, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम के अलावा 1 अपॉन में टाइम पीरियड। अब आप कहोगे ये टाइम अलग है, ये है टोटल टाइम, और ये जो टाइम है वो है टाइम पीरियड। वो है एक वेव को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज टाइम पीरियड, एंड दिस इज टोटल टाइम। दिस इज टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 50 वेव पूरी हो रही है, 60 वेव पूरी हो रही है, उसमें कितना समय लगा। लेकिन ये क्या है, एक वेव को पूरा होने में कितना समय लगता है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं फ्रीक्वेंसी की एस आई यूनिट की, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, एस आई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बेसिक बात यह है कि फ्रीक्वेंसी की जो एस आई यूनिट होती है, अगर हम इस वाले या इस वाले फॉर्मूले किससे भी देख लें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम है, तो उस हिसाब से इसकी जो एस आई यूनिट हो गई वो क्या हो गई, टाइम की सेकंड होती है, लेकिन डिवाइड में सेकंड है तो ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। टाइम की सेकंड होती है तो ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। लेकिन कमाल की बात सुनिएगा, इसकी एक और एस आई यूनिट होती है विच इज हर्ट्स, जिसके लिए हम एच और बड़ा और जेड छोटा यूज करते हैं। एक बहुत महान साइंटिस्ट थे एच हर्ट्स, जिन्होंने हमें वेव फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत कुछ दिया। बड़े होंगे आप जानेंगे, इन्होंने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ दी, जिससे सोलर सेल या बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें बन पाई। लेकिन इन्होंने वेव की फील्ड में भी हमें बहुत कुछ दिया, इतना कुछ जिसकी गिनती नहीं है। और उसी चीज़ को ऑनर करने के लिए हमने इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एस आई यूनिट को हर्ट्स रख दिया, और एच कैपिटल और जेड छोटे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डन है जी, ठीक है ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आप कंफ्यूज मत होना। फ्रीक्वेंसी है कि कितनी वेव्स पूरी हो रही है एक सेकंड में, और टाइम पीरियड का मतलब है एक वेव को पूरा होने में कितना समय लग रहा है। दोनों बहुत अलग अलग बातें, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पीड यानी वेलोसिटी के बारे में बात आ रहा है, ये तो शायद मुझे लगता नहीं है करवाने की ज़रूरत भी है, बिकॉज ये तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये होता है डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, यार मतलब पर यूनिट टाइम, वो तो हम जानते ही हैं। तो स्पीड जो है वो बेसिकली हो गई एक वेव की डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड हमारे लिए डिस्टेंस अगर x चला टाइम, यार ये तो पुरानी बात है, ठीक है ना। तो अगेन इसमें भी शायद SI यूनिट आपको बताने की जरूरत नहीं है, मोशन चैप्टर आप लोग खा चुके हो अच्छे से, और SI यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड होगी। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एक्चुअली आपके सामने दो फॉर्मूले तो ये आ ही चुके हैं, जिनको मैं लाल रंग से मार्क कर देता हूँ। ये दो फॉर्मूले के ऊपर तो हमारे पास NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन अब हम जो फॉर्मूला आपको कराने जा रहे हैं इसके ऊपर NCERT में काफी न्यूमेरिकल है। आप कह सकते हो बेसिकली कि हम रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं, और मेरा यकीन मानिएगा इसके ऊपर NCERT में अपने आप में काफी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और एक तो इसके ऊपर ये सीधा ही क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आओ एक बार जरा समझे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, ठीक है जी। चलो आओ, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पीड जो है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को t से। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लो फॉर अ वेव, यानी अगर एक वेव चल रही है, मान लो कि अगर हम एक ही वेव की बात करते हैं कि एक वेव चल रही है, तो एक वेव में कितना डिस्टेंस कवर होता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टाइम स्टैंप लिख के। टाइम स्टैंप हो रही होगी मेरे हिसाब से 20-21 मिनट के आसपास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डिस्टेंस एक वेव का कितना, एक वेव जब होती है तो कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो एक वेव में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाता है। अगर एक वेव चली तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाया जाएगा। तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है वेवलेंथ के। डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है वेवलेंथ के। फॉर अ वेव डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है वेवलेंथ के। अच्छा, ऑल्सो एक वेव के लिए जो टाइम है वो भी टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। एक वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लेमडा, और टाइम पीरियड हो जाता है कैपिटल टी। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है लेमडा और टाइम पीरियड हो जाता है कैपिटल टी। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो x हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा, और t हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला, वैसे तो इस फॉर्मूले के ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है, बट ठीक है, अपने आप में एक फॉर्मूला ये भी है। ऑल्दो इसके ऊपर NCERT में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है कि मैं आपको बोलूं हाँ यार इसमें न्यूमेरिकल है, और ना ही एग्जाम में कोई आता। बट हाँ, अपने आप में देखा जाए तो ये भी एक फॉर्मूला है यार कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में टाइम। बट अगर मैं ऐसे बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा, और 1 अपॉन टाइम को अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो 1 अपॉन टाइम क्या होता है। अभी पीछे हमने बात की कि 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या मैं 1 अपॉन टाइम की जगह फ्रीक्वेंसी रख सकता हूं। तो आंसर है हाँ, मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी रख सकता हूं। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो हमारे पास v बाय लेमडा आ जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो हमारे पास v बाय लेमडा आ जाएगा। और इसके ऊपर ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। NCERT में क्वेश्चन दो ही चीजों के ऊपर हैं, एक है एको साउंड का टकरा के वापस आना, जो कि अभी हमने नहीं किया, और एक ये फॉर्मूला है। इन दो फॉर्मूलों के अलावा और कोई क्वेश्चन, इसके बारे में भी आपको एक दो न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ फ्लो बनाने के लिए। ऑल्दो मैं लाया नहीं हूँ, प्लान भी नहीं था, लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ताकि आपको एक फॉर्मूला समझ में आए कि यूज कैसे करना है, या ये वाला फॉर्मूला समझ में आए कि यूज कैसे करना है। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन इसके जब NCERT कर रहे होंगे तब आएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए मान लो ऐसे एक रफली क्वेश्चन अगर यहाँ पे फ्रेम कर दूं मैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड हैविंग frequency of
200 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड इन एयर। हवा में मान लेते हैं कि एक साउंड चल रही है और उसकी स्पीड आपको दे रखी है, हमेशा न्यूमेरिकल्स में गिवन सबसे पहले लिखें, स्पीड आपको दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो 200 हर्ट्ज। ऑल्दो मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ होना चाहिए, क्योंकि जो न्यू है वो कंफ्यूज करता है वेलोसिटी और न्यू में, इसलिए मैं हमेशा एफ यूज करता हूँ। बट आपको मैंने बता दिया है पीछे कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो है वो न्यू भी होता है। न्यू मतलब थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा वी सा बनाते हैं, इसको न्यू बोल देते हैं, ठीक है। नहीं, आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल सी बात ही है। बट मैं यूज एफ ही करता हूं क्योंकि फिर वी और न्यू में कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, ऑल्सो अब अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो हमने आज ही एक फॉर्मूला पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लेमडा है। हमने आज ही एक फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लेमडा है। तो इस हिसाब से अगर ये फॉर्मूला हमारे पास आता है और अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो काम हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 है, वेलोसिटी हमारे पास 350 है और वेवलेंथ हमें निकालनी है। तो कुल मिला के हमारे पास वेवलेंथ जो है वो आ जाएगी 350 अपॉन में 200। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वेवलेंथ मेरे पास 3.5 अपॉन में 2 रह जाएगा और 3.5 अपॉन में 2 इज 1.75 मीटर। तो मेरे पास वेवलेंथ जो है वो आ जाएगा 1.75 मीटर। तो ये एक बहुत बेसिक सा, और ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी, लेकिन बहुत बेसिक सा एक सवाल लिया हमने कि क्या क्या चीजें किन किन चीजों पे कैसे कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, डन है, पक्की बात है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, इफ मान लेते हैं 1000 waves are completed in 1 minute 40 second by a wave and speed of sound is 1500 meter per second in water. Calculate its wavelength. Calculate its wavelength. एक बहुत ही प्यारा सवाल। अब आप ऐसा करो, आप ना इस वीडियो को पॉज कर दो, मेरी रिक्वेस्ट पे आप एक काम करो, प्लीज ये काम कर लेना, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एट लीस्ट प्लान तो बनाओ दिमाग में। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, एक प्लान बनाओ, वो बहुत जरूरी है। प्लीज इतना करो, ठीक है। डन है किया। अब अगर आपने वीडियो को पॉज करके मेरे कहने पे प्लान बनाया है तो आपने प्लान क्या बनाया होगा मैं आपको बताता हूं। आपने प्लान बनाया होगा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाय लेमडा होता है और हमें लेमडा निकालना है। अब लेमडा निकालने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वेलोसिटी होनी चाहिए। अब आपके पास वेलोसिटी तो है लेकिन आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा गिवन डेटा से, जिसमें आपको नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो दे रखी हैं 1000 और आपको टाइम जो है वो दे रखा है 1 मिनट, जिसमें 60 सेकेंड्स होते हैं प्लस 40 सेकेंड्स और जिसमें टोटल कुल मिला के हमारे पास 100 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो यहां से पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। एज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है जो कि होता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम। अब नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 1000 है और टाइम हमारे पास 100 है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 हर्ट्ज आ जाती है यहां से। अब मैं फ्रीक्वेंसी की जगह यहां पे अगर 10 हर्ट्ज पुट कर देता हूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह यहां पे 10 हर्ट्ज पुट कर देता हूं तो बस काम हो गया। वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 1500, वेवलेंथ मुझे यहां से निकालनी है, तो वेवलेंथ मेरे पास कुल मिला के आ जाएगी 1500 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 150 मीटर पर सॉरी वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होती है, ये तो लेंथ है। तो 150 मीटर हमारे पास वेवलेंथ यहां से आ जाएगी, तो वेवलेंथ हमारे पास कुल मिला के आ जाएगी 150 मीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास कुल मिला के आ जाएगी 150 मीटर। और आई होप आप ये बात समझ गए कि
वेवलेंथ 150 मीटर कैसे आई, समझ गए आप? ओके ना? तो ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं और आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप आज से कर ही लेंगे। मतलब आप एको वाले टॉपिक के पहले वाले सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे ये और ऐसे ही लेवल के, बल्कि 2-4 क्वेश्चन, अगर टोटल 6 न्यूमेरिकल होंगे तो 4 न्यूमेरिकल इसके नीचे हैं, 2 ऐसे हैं जो मैंने आपको करा दी। ऑल्दो एनसीईआरटी कर भी लेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप प्लीज उसको एक गो दें, उसको एक ट्राई दें और उसको खुद से सॉल्व करें। ये हमारे पास हुए कैरेक्टर्स ऑफ वेव। मैं आज इतना ही इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि कैरेक्टर्स ऑफ वेव पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले आज का लेक्चर में छोटा इससे रखूंगा क्योंकि अगर आपको कैरेक्टर्स ऑफ वेव नहीं आता है तो आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आपको कैरेक्टर्स ऑफ वेव नहीं आता होगा, मेरे यकीन मानिए आप आगे की चीजें समझ ही नहीं पाएंगे, वो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगली क्लास में हम कैरेक्टर्स ऑफ वेव के बजाय कैरेक्टर्स ऑफ साउंड वेव पे चले जाएंगे, इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच, और मैं लिखित में दे सकता हूँ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में उस टॉपिक से जरूर आने वाला है अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम लाउडनेस, इंटेंसिटी, पिच, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये दोनों ही टॉपिक सबसे खतरनाक टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जहां से एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो जाएगा उसके बाद एको, रिवर्बरेशन और ह्यूमन ईयर वैसे सिलेबस से डिलीट हो गया, पर मैं 5-10 मिनट में करा दूंगा। तो 4 लेक्चर ये चैप्टर हम लोग लेंगे। मैं यहाँ पे ज्यादा लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, ये पूरा लेक्चर 1 शॉट में भी खत्म हो सकता था, लेकिन साउंड चैप्टर लास्ट 2-3 साल से नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा कि डिटेल्ड लेक्चर्स देना बहुत जरूरी है। बाकी आप मेरी बात से अगर सहमत नहीं हो, आप कहते हो कि नहीं आगे आने वाला बाकी सारा चैप्टर एक शॉट में निपटा दो, तो मैं वो भी कर दूंगा। मैं इसके खिलाफ हूँ वैसे, ठीक है ना? चलो मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू सो मच। पीपीटी वगैरह, साइंस में फन, ऐप फॉर कंप्लीट वीडियोस, वो सब आप जानते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन सब। बाय, थैंक यू।